जो अरविंद केजरीवाल की मानसिकता है पूर्वांचल के लोगों के प्रति, उसे आप कैसे देखते हैं? और दिल्ली में पूर्वांचल की काफी बड़ी डेमोग्राफी है। हाँ। तो ये केजरीवाल जी जितना बोल रहे हैं उसको बहुत जल्दी पूर्वांचल का जवाब मिलेगा। आने वाला समय दिल्ली में पूर्वांचल के व्यक्तियों का होगा। दिल्ली में 18 से 19 एमएलए हैं पूर्वांचल के। दिल्ली में सीएम को कोई लाइटली ले ही नहीं रहा है। वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है लोकसभा चुनाव में। किसान भी जो है ये स्पॉन्सर्ड बाय आम आदमी पार्टी है। सिर्फ पंजाब के किसानों को दिक्कत क्यों है? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये सबका जो पोषण करने का काम है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। जय श्री राम, नमस्कार। मैं देवेश तिवारी आप सभी का एक नए चर्चा में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ श्री सुधांशु झा जी हैं। आप नई दिल्ली जिला उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल के भी उस मिट्टी से आते हैं जो माँ सीता की जन्म स्थली है। मिथिला से आप आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जय श्री राम देवेश जी। आप मिथिला से आते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा। आप पूर्वांचल के एक बड़े चेहरे हैं दिल्ली में, सक्रिय राजनीति में पिछले 15 सालों से आप दिल्ली में हैं। आपने कई मुख्यमंत्री दिल्ली में, शीला जी का भी कार्यकाल देखा, अब अरविंद जी का कार्यकाल है। शीला जी के पहले आपने जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, सुषमा स्वराज जी, मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा जी, उनका भी कार्यकाल देखा आपने। इससे पहले के मुख्यमंत्री सबको जोड़ के चलते थे, क्योंकि दिल्ली मिनी भारत है। यहाँ पूरे देश से लोग रहते हैं और सबको एक समान, सबको जोड़ के रहते हैं। बिल्कुल जो माहौल था वो एक तरह से आप कहिएगा तो सबके लिए अच्छा माहौल था। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, पूर्वांचल के लोगों के प्रति उनके मन में इतनी घृणा है, वो घृणा बार बार सामने आ जाती है। कभी वो बोल देते हैं कि पूर्वांचल के लोग 500 रुपये का टिकट कटा के आ जाते हैं और 5 लाख का इलाज कराते हैं। कभी वो हमारे जो त्यौहार हैं उन पे रोक लगा देते हैं। जो हमारा लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है छठ महापर्व, जिस तरह से यमुना जी में उन्होंने रोक लगा दी और आप लोगों को हमें संघर्ष करना पड़ा छठ करने के लिए। पिछले 3 सालों से हम लोग संघर्षरत हैं। आप जो अरविंद केजरीवाल की मानसिकता है पूर्वांचल के लोगों के प्रति, उसे आप कैसे देखते हैं? निस्संदेह इसमें आप सत्य कह रहे हैं देवेश भाई कि अरविंद केजरीवाल की मानसिकता बिल्कुल ही पूर्वांचल विरोधी है। पूर्वांचल के लोगों को, अब सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति हरियाणा में हिसार से के सिवानी गांव का रहने वाला है और जीवन भर नौकरी किया उत्तर प्रदेश में, झारखंड में भी नौकरी किया, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नौकरी किया, अलग अलग जगहों पे कार्य क्षेत्र बनाया और दिल्ली का सीएम बन के आके बैठ गया। तो उसको तो दिल्ली का सीएम बहुत आसानी से मिल गया। और दिल्ली में पूर्वांचल की काफी बड़ी डेमोग्राफी है। कभी भी कोई भी पार्टी पूर्वांचल के अगेंस्ट, शीला दीक्षित ने एक बार पूर्वांचल के विरुद्ध बोल दिया तो प्रणब मुखर्जी ने उसके बचाव में उतरे, स्लिप ऑफ टंग हो गया। लेकिन शीला दीक्षित को पूर्वांचलियों ने मिट्टी में मिला दिया एक स्लिप ऑफ टंग होने से। तो ये केजरीवाल जी जितना बोल रहे हैं उसको बहुत जल्दी पूर्वांचल का जवाब मिलेगा। और मैं निस्संदेह बता रहा हूँ कि आने वाला समय दिल्ली में पूर्वांचल के व्यक्तियों का होगा। जिस तरह से यहाँ डेमोग्राफी बढ़ गई है, हर विधानसभा में निर्णायक वोटर अभी पूर्वांचल बन गए हैं। 35 से 40 विधानसभा पूर्वांचल प्रभावित है। दिल्ली में 18 से 19 एमएलए हैं पूर्वांचल के। और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि पूर्वांचल कितना बड़ा रोल अदा कर रहा है। जो भी दिल्ली की अलग डिफरेंट वोटर्स हैं, वो इतना ज्यादा घर से निकल के वोटिंग नहीं कर पाते जितना पूर्वांचल के लोग करते हैं। अभी काफी भागीदारी लेके यहाँ पूर्वांचल के लोग चलते हैं। और ये जितने भी आप भारत की सांस्कृतिक त्योहार है उसको पूर्वांचली बढ़ चढ़ के यहाँ बना रहे हैं। तो उसमें जो उनका बयान आता है वो यहाँ सिर्फ निगेटिव पॉपुलैरिटी के लिए आता है। वो अपना निगेटिव पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाह रहा है।
कि जी मैं भी कुछ हूँ। अबे आप बिलीव नहीं करोगे, परसों द्वारका में एक उद्घाटन हुआ, वहाँ एलजी और दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा दोनों मिलके उद्घाटन कर दिया। उसको बुलाया ही नहीं सीएम को। कई ऐसे उद्घाटन है दिल्ली में जो सीएम के बिना हो जाता है। तो दिल्ली में सीएम को कोई लाइटली ले ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अब तक जो जितने भी सीएम दिल्ली में बने वो सर्व समावेशी, सर्वस्पर्शी, सबको साथ लेके समन्वयता की राजनीति कर रहे हैं। सर्व समावेशी, सर्वस्पर्शी राजनीति कर रहे थे। अब हमेशा गृह मंत्रालय से उनका अच्छा समन्वयता होता था। अब तक के सारे मुख्यमंत्री समन्वयता से चल रहे थे। यही पहला अनार्किस्ट कहता है अपने आप। जब तुम समाज में रहोगे तो अनार्किस्ट कैसे हो सकते हो? कैसे हो सकते? समाज में हर व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। एक सब्जी वाले का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना एक शोरूम वाले का है। हर व्यक्ति का समाज में महत्वपूर्ण योगदान है। ये पांचों उंगली की तरह समाज है। वो कह रहा है मैं तो अनार्किस्ट हूँ जी, मैं तो समाज से अलग हूँ जी, मुझे वो ये काम नहीं करने देना चाह रहे हैं। अभी कल का न्यूज है, जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को लेके खड़ा हुई, भाई इनका जन्म तो अन्ना आंदोलन से हुआ, जो कि एक बड़ा आंदोलन था। कांग्रेस की जो सरकार थी उसमें जो भ्रष्टाचार हुए थे उसके खिलाफ बड़ा आंदोलन था। जिसका जन्म कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करके हुआ हो, वही आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है लोकसभा चुनाव में। दिल्ली में समझौता हो गया, 3-4 समझौता हो गया। 3 सीट उन्होंने कांग्रेस को दिया यहाँ पे, अलग अलग जगहों पे, गुजरात में भी दिया है, गोवा में भी दिया है। जिसका जन्म कांग्रेस से लड़ के हुआ है, कांग्रेस के खिलाफ हमेशा लड़ाई इन्होंने लड़ी है। आज ऐसी क्या व्यवस्था हो गई कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। जो बोलते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, ये बड़े लिस्ट लेके आते थे अरविंद केजरीवाल, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, सबके लिस्ट गिनाए थे। वो इसलिए हो रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल का जो फॉर्मूला है, अभी उसका एक पुराना स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में मुझे मुख्यमंत्री बना दो जी, मैं दिल्ली की पोल्यूशन खत्म कर दूंगा। उसके बाद जब पोल्यूशन खत्म नहीं 10 साल में हो कर पाया, तो कह रहा है कि मुझे ये पंजाब से पराली आ रही, पंजाब पराली जला रहे हैं, उससे पोल्यूशन आ रहा है, वहां का सीएम बना दो जी, तो वहां से मैं पोल्यूशन खत्म कर दूंगा। फिर जनता ने वहां का भी बना दिया। अब कह रहा है मुझे नहीं 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 नहीं, नहीं। ये पीएम की वजह से दिक्कत आ रहा है, कह रहा है पीएम बना दो जी, तब सारे पोल्यूशन दूर कर दूंगा। तो ये जो जनता को जो ठगने की पॉलिसी है वो पंजाब में भी पब्लिक को समझ में आ गई है। यहाँ भी पब्लिक को समझ में आ गई है कि पानी बिजली के नाम पे ये कितना ज्यादा बेवकूफ हम लोगों को बनाया है। अलग अलग कंपनियों को कैसे फायदा पहुंचा रही है। मोहल्ला क्लिनिक में 10 लोग आ रहे हैं और उसने 150-200 लोगों को लैब टेस्टिंग में, उनकी लेबोरेटरी टेस्टिंग में, ये सब में लैब टेस्टिंग, लाल पैथ लैब, ऐसे कई सारे टेस्ट लैब वालों से उस अपना संलिप्तता करके और सरकार के नाम पे 4000 करोड़ का सीबीआई का, अभी उस पे एलजी ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। तो बहुत जल्दी ये सब चीजें सामने आ जाएगी कि ये कितना बड़ा स्कैम कर रहा था। और हर वो चीज, दिल्ली में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसमें उसने स्कैम ना किया। कोई ऐसा चीज नहीं, चाहे वो 12,000 की थाली हो, चाहे वो विधानसभा में 12,000 की गेस्ट के नाम पे थाली, 12,000 की थाली में कौन सा रोटी चावल, किस जगह का रोटी चावल होगा वो समझ में मुझे नहीं आया आज तक दिल्ली में 12,000 की थाली हम लोग देखे नहीं थे। बहुत बड़े बड़े 5 स्टार में भी 3500 का ही प्लेट होता है, तो वो इतने 12,000 का प्लेट दिखाते। और जब वो कैग ने रिपोर्ट दिया तब जाके पता चला। तो बहुत सारी चीजें पता भी नहीं, चूंकि रेगुलर बेसिस पे वो कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं बुलाता है। इतना बड़ा अनार्किस्ट कभी दिल्ली सचिवालय में एक मीडिया वाले को भी एंट्री नहीं करने देता है। पहली बार ऐसा है कि दिल्ली सचिवालय के अंदर आम आदमी की तो बात छोड़ दी, जो आम आदमी का मुख्यमंत्री कह रहा है अपने आप को, उसमें मीडिया वाला भी, जो विशेष लोग हैं, मीडिया पर्सन है, उनकी एंट्री भी नहीं हो पा रही है। तो ये कैसे आम आदमी का मुख्यमंत्री होगा? ये तो आम आदमी के नाम पे जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। और मतलब ऐसी लोगों के मतलब पॉलिसी है, मतलब एक
इंडिया में किस तरह से पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाए। आज तक जितनी भी पार्टी बनी इतना बेवकूफ किसी पार्टी ने नहीं बनाया, उसमें सबसे ऊपर आम आदमी पार्टी पहुंच गया। आज तक इतना बेवकूफ कोई भी लोकल पार्टी, बहुत सारी हैं, बहुत सारी लोकल पार्टी पे करप्शन का चार्जेस लगे, लेकिन इसके इतना चार्जेस आज तक किसी पार्टी में नहीं लगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट कह रही है, सांसद जेल में है, हाई कोर्ट समन आ रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसके पार्टी को ही अभियुक्त बनाया जाए, एक्यूज किया जाए, पार्टी को अभियुक्त बना के जो पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक है उसको भी गिरफ्तार करो, सारे लोगों को गिरफ्तार करो। जज भी परेशान है इसके जो ईडी तथ्य रख रही है उससे, जज भी परेशान है। जज भी खुल के कह रहा है कि भाई ये इतने सारे क्लूज मुझे मत दो, डायरेक्ट पार्टी को ही अभियुक्त बना दो। तो इस तरह से ये जो सूडो इंटेलिजेंसी का खेल किया है यहाँ पे, सूडो इंटेलिजेंसी वर्ड है इसके लिए, जो लोकतंत्र में हम कैसे लोकतंत्र के नाम पे कैसे हम अराजकता फैलाएं, उसके गेम में ये बहुत आगे चल रहे हैं। जैसे अभी किसान भी जो है ये स्पॉन्सर्ड बाय आम आदमी पार्टी है। उसी पर हम लोग आते हैं। आज हम देखते हैं भारत कृषि प्रधान देश है। अन्य राज्यों, अगर पंजाब को आप छोड़ दें तो बाकी राज्यों के किसान खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं भी किसी को छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, समस्या आती है तो शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग अपनी बात रखते हैं, आंदोलन भी करते हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होता है। लेकिन सिर्फ पंजाब के किसान पिछले जो 3-4 साल से हम लोग देख रहे हैं, जैसे 3 साल पहले हुआ था, बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर आ गए थे, एसी लगा दिया था और 1.5 साल तक रहे, तो पूरे देश के किसान खुशहाल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, मोदी जी की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। सिर्फ पंजाब के किसानों को दिक्कत क्यों है? क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो हमेशा अलगाववादी, अराजकतावादी, वामपंथीवादी सबको पोषण करती है आम आदमी पार्टी। ये सबका जो पोषण करने का काम है वो आम आदमी पार्टी कर रही है। कैसे अच्छे सरकार को हम काम न करने दें, और सबसे पहले आके कहता है मुझे काम नहीं करने देते जी, मेरे को ये नहीं करने देते। जब आपको कोरोना का टेन्योर था, सेकेंड वेव में इतना ज्यादा यहाँ प्रॉब्लम चल रही थी, तो एवरीडे वो ऑक्सीजन के लिए मांग करता था। बाद में कोर्ट ने कहा कि आपने डिमांड से ज्यादा ऑक्सीजन मांग लिया, तब जाके वो कोर्ट में पीछे हटा। और वो कर क्या रहा था, तो वो 5 स्टार ओबराय होटल में शराब की डीलिंग कर रहा था, सूट में बैठ के, ओबराय होटल के सूट में बैठ के शराब घोटाले की डीलिंग कर रहा था। बड़े बड़े जितने अरोड़ा, जितने ये सब नाम आ रहे हैं, ये जो अभी सरकारी गवाह बने हैं, ये बड़े बड़े शराब घोटाले उन सब के साथ डीलिंग चल रही थी। और कोरोना काल में, और पंजाब पैसे भेजे जा रहे थे, गोवा पैसे भेजे जा रहे थे। ये डीलिंग, करोड़ों के डीलिंग, L1 L2 L3 करके करोड़ों की डीलिंग कर रहे थे। और शाम को स्टेटमेंट देने आ जाते थे, मेरे ऑक्सीजन नहीं मिला जी। ये सूट से निकल के सीधा मीडिया में आते थे। और मीडिया का पूरा जो लोकतंत्र की तीसरी स्तंभ है मीडिया, उसका पूरा फायदा उठाते थे। उसमें पूरा कह, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज ये इतना ऑक्सीजन मांगा, इतना ऑक्सीजन नहीं मिला। उससे अच्छा केंद्र सरकार ने यहाँ राधा स्वामी सत्संग मैदान में 13,000-15,000 बेड बनवाए, बहुत सारे ट्रेनों में, बोगियों में बेड बनवाए, बहुत सारे काम केंद्र सरकार ने यहाँ किया, जिसमें कि हेल्थ इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है, तब भी केंद्र इंटरफेयर करके उस आपातकाल के दौर में बहुत काम किया। ये इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। 1 लाख करोड़ के इस वक्त बजट चला रहे हैं ये लोग, 74,000 करोड़ दिल्ली सरकार की बजट है, और 20-24-20,000 करोड़ से ऊपर का एमसीडी का बजट है। दोनों बजट चला रहे हैं, लेकिन काम 1% नहीं करेंगे जी। और आप बिलीव नहीं करोगे, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे इन्होंने पैसे कैसे निकालने, IRS का पूरा फायदा यदि किसी ने उठाया है इंडिया में, डेमोक्रेसी में IRS बनने के बाद कैसे पैसे को सेट कर सिस्टम से निकालना है, उसमें केजरीवाल एक्सपर्ट है। आज हम देखें दिल्ली में जो एक कमरे बना रहे हैं, एक भी नया स्कूल इन्होंने नहीं बनाया, जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उसमें इन्होंने कमरे बनवाए हैं। एक कमरा 40 लाख 45 लाख का बनवा दिया। हम लोग भी घर बनवाते हैं या समाज में देखते हैं,
कोई एक कमरा 40 लाख का हो सकता है दिल्ली जैसे शहर में? कभी भी 40 लाख का एक कमरा नहीं हो सकता। 40 लाख में तो घर बन जाएगा पूरा। हाँ, 40 लाख में एक घर बन जाएगा। उनका खुद का बंगला यहाँ 60 करोड़ 80 करोड़ से ऊपर का बना हुआ 80 करोड़ से। इतना ज्यादा रिनोवेशन में कोई खर्च ही नहीं किया। आज तक किसी सीएम ने इतना ज्यादा खर्च नहीं किया। शीश महल, हाँ, शीश महल बनाने में। तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और 5 लाख के पर्दे और कई लाख के उसमें इंटीरियर डिजाइनिंग सब कंपनी से सेटिंग बैठा ली। और कमीशन लेने के काम में आम आदमी पार्टी बहुत आगे चल रही है। कमीशन लेने वाली पार्टी बोल दें तो वो ज्यादा अच्छा है। अभी हम देखते हैं एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है जो कि एक विजन लेके चल रहे हैं विकसित भारत का। 2047 में जब भारत आज़ादी के 100 साल पूर्ण करेगा तो भारत कैसा होना चाहिए, तब की भारत। मोदी जी एक उसको लेके, विकसित भारत को लेके काम कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है। और एक तरफ जो विपक्ष है, इंडी गठबंधन, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनका एजेंडा है कि मोदी को हटाओ और देश में बाकी न उनके पास डेवलपमेंट का प्लान है न उनके पास कोई विजन है। एक ही विजन है, मोदी को हटाओ। और हमने देखा है कि जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं बड़े बड़े भ्रष्टाचार के केस उजागर हो रहे हैं। जब ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है तो बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप एक तरफ एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जिसका विजन है विकसित भारत का, एक तरफ विपक्ष इंडी गठबंधन, दोनों की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? जो एनडीए गठबंधन है और ये इंडी गठबंधन है, ये इंडी गठबंधन अभी जमीन पे है ही नहीं। हर राज्य में जो है, जैसे मान लीजिए मैं किसी एक राज्य से लेता हूँ तो दिल्ली में इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी की फाइट है। तीसरे कोई पार्टी रेस में यहाँ है ही नहीं, तो गठबंधन किससे होगा? आपको उत्तर प्रदेश में बीजेपी और जो समाजवादी पार्टी के बीच मेन फाइट माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी की भी एवरीडे डिक्लाइनिंग जा रही है पोजीशन। उसके बाद बिहार में आप चलिए तो वहाँ एनडीए वर्सेस महागठबंधन का चल रहा है। पश्चिम बंगाल में देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच टक्कर है। तो कहीं भी इंडी गठबंधन दिख ही नहीं रहा। उसमें से आपको नीतीश निकल गए, ममता बनर्जी निकल गई, सारे मेन लोग निकल गए, एक अरविंद केजरीवाल बचा हुआ है उसमें। इंडी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल इसलिए बचा हुआ है कि कुछ पैसे मिल जाए चुनाव लड़ने के लिए। जिस तरह से उसको ईडी सीबीआई की लगातार सम्मन आ रही है तो उसको ये डर है कि भाई चुनाव से पहले हमारा पैसा खर्च होने से रोक देंगे ये लोग। वो डर की वजह से कांग्रेस बड़े प्लेयर है, 3-4 राज्य में उसकी सरकार है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में फायदा हो उसके लिए वो गठबंधन कर रहा है। जो सच्चाई मैं आपको बता रहा, अरविंद केजरीवाल IRS की तरफ उसमें माइंड खेल रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में फायदा होगा चुनाव में। जो हम ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गठबंधन में जो बनी हुई है, पैसे के लिए बनी हुई है और कांग्रेस उसको कुछ देने वाली नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, कांग्रेस तो दुनिया से लेने वाली है। कांग्रेस आज तक ऐसी बटवृक्ष रही है जो दूसरे पेड़ को अपने नीचे पनपने ही नहीं दिए। तो ये भी उसकी भूल है। जैसे ही रिजल्ट आएगी, कहाँ पे इंडिया गठबंधन रहेगा, कहाँ पे एनडीए रहेगा, 400 पार होगी एनडीए। मोदी की गारंटी पूरे देश में लहला रही है। मोदी की गारंटी को लोग बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इतना ज्यादा अप्रिशिएशन मैं कई राज्यों के दौरे से लौटा हूँ। तमिलनाडु में भी मोदी की गारंटी चल रही है। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, अंदर खाने मोदी की गारंटी पूरे देश में चल रही है। कहीं भी इसकी चर्चा भी नहीं। इस पे लोग थूक फेंक रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर लोग हर राज्य में थूक फेंक रहे हैं। ये फ्री के नाम पे जो है इतना ज्यादा करप्शन कर रहा है। तो इस वजह से इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत जल्दी इसका सूर्यास्त होगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि 25 में ये दिल्ली में सरकार अपनी बना पाएंगे। राहुल गांधी जी का जो न्याय यात्रा चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण, न्याय यात्रा, उसको आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी का न्याय यात्रा कभी आज तक चला ही नहीं। वो नाम जो आपको इवेंट्स मैनेजर्स के द्वारा नाम डलवा देते हैं, पर बाकी जनता के लिए वो आज तक कोई न्याय नहीं कर पाए। हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाए,
सच्चर कमीशन वही बैठाए जिसने पूरा मुस्लिम तुष्टीकरण की पे रिपोर्ट दिया। आर्मी में मुस्लिम क्यों नहीं बहाल हो रहा है उस पर रिपोर्ट दिया सच्चर कमीशन ने। सिर्फ तुष्टीकरण की उनकी राजनीति है, इसलिए कभी भी वो न्याय यात्रा उनका एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, जनता का साथ नहीं है। केवल वो जेड श्रेणी की सुरक्षा के वजह से 4-5-10 गाड़ियां साथ चलती है, इस वजह से राहुल गांधी जी की अभी यात्रा कहीं भी इफेक्टिव नहीं है। जहां जहां जा रहे हैं लोग गठबंधन से हाथ खींच रहे हैं, हर राज्य में गठबंधन उनसे हाथ तोड़ रहा है। जनता का समर्थन न मिलने की वजह से वहां की जो लोकल पार्टियां हैं वो उनसे साथ छोड़े, डूबते हुए नाव पे कौन सवार हो। अभी उत्तर प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को शराबी बोला उन्होंने। कल मोदी जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। तो किस चीज का न्याय कर रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी जी कोई न्याय नहीं कर पा रहे हैं और ना कोई न्याय कर पाएंगे। वो उनको खुद ही नहीं पता होता कि मुझे कब क्या बोलना है। हाँ, उनका माइंड सही तरह से स्टेबल नहीं होता और बहुत लंबी कहानी है इसके पीछे। और मुझे नहीं लग रहा है कि ये मादक पदार्थों से राहुल गांधी जी छूटे हुए हैं। वो भी 100% बहुत ज्यादा मादक पदार्थों को सेवन करते हैं जिससे माइंड उनका अस्थिर रहता है। अंत में आप मिथिला से आता है, मिथिला की बहुत प्यारी भाषा है मैथिली। आप हमारे दर्शकों को अपना क्या संदेश आगामी चुनाव को लेके, जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें जो मोदी जी ने विकास के कार्य किए हैं मिथिला में, खास करके आपका जो रीजन है मिथिला का, बिहार का मिथिलांचल, उसमें जो मोदी गवर्नमेंट ने विकास के कार्य किए हैं उसको लेके आप हमारे दर्शकों को मैथिली में एक संदेश दें, ये हमारी मांग है। देवेश जी, अहाँ के हम कह चाहे छी कि मिथिला में जे नेपाल बॉर्डर से सटल जतेक डेवलपमेंट रोड के भेले है वो आज तक कोनो गवर्नमेंट चले ओमे एतेक रोड के डेवलपमेंट नहीं भेल छै। दरभंगा कई एक्सप्रेस वे देल गेलै ओठमन और दरभंगा एयरपोर्ट के पूरा विकास भ गेलै है, ओमे पटना के बराबर यात्री ओतऽ सफर कर रहल छै। तो वो एक बहुत बड़का पॉइंट छै मिथिला में। और कई जगह अहाँ के मिथिलांचल में अलग अलग एरियाज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट भेल है। बहुत बड़का बड़का अहाँ के केंद्र सरकार की योजना प्रस्तावित है, प्रस्तावित एम्स योजना छै, कई जगह प्रस्ताव वगैरह छै, वो वहाँ के सब पूरा हेते गवर्नमेंट में। और अभी दरभंगा से धर्मशिला गुप्ता, डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता एक राज्यसभा मोदी जी खुद बनाए, खुद वो दरभंगा की रहने वाली है और वहीं से धर्मशिला गुप्ता को बनाया है। उसके जवाब में जेडीयू ने भी संजय झा को निर्विरोध राज्यसभा में भेजा है। तो मिथिलांचल से कई लोग राज्यसभा, पूरे बिहार में मिथिलांचल से ही 4-5 लोग राज्यसभा पहुंच गए हैं। तो मिथिलांचल जो है वैसे भी पॉलिटिक्स के केंद्र बन गया है। जो आज से पहले ललित नारायण मिश्रा और जगन्नाथ मिश्रा के टाइम में पॉलिटिक्स का केंद्र बनता था, सेम टाइम राज्यसभा से अभी बना दिया है मोदी जी ने। तो उसका जरूर फायदा उनको मिलेगा। और पिछले बार मिथिलांचल से ही महागठबंधन को बहुत नुकसान हुआ था, बहुत बड़े लेवल पे वो 20-25 सीट से वहां से पीछे हो गए थे, जिससे वो सरकार नहीं बना पाए। तो इस बार तो पूरे बिहार में ही हार हो जाएगी, जो है आरटीटी 20 से 30 सीट के अंदर सिमट जाएगी। आप विधानसभा की बात कर रहे हैं? हाँ, इस बार कोई उसको फायदा आरटीटी को नहीं मिल पाएगा। बहुत अच्छा लगा, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, एक सार्थक चर्चा रही। हम आशा करते हैं पुनः आपसे मुलाकात होगी, हम एक नए विषय को लेके, देश के राजनीतिक हालात को लेके फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवेश भाई। जय श्री राम। जय श्री राम। आपको ये चर्चा कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। भारत माता की।